अच्छा, सो वेलकम टू द सेकंड सेशन एंड यू आर डिस्कसिंग द आरसीटी। थोड़ा सा हम रिकेप करते हैं कि प्रीवियस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था। सो वी वाज डिस्कसिंग द आरसीटी एंड उसके बाद हमने व्हाट इज आरसीटी ये डिस्कस कर दिया। फिर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ आरसीटी डिस्कस कर दिया। देन वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ आरसीटी, जिसमें सिंगल ब्लाइंड आरसीटी, डबल ब्लाइंड आरसीटी, क्रॉसओवर डिजाइन, पैरेलल डिजाइन एंड सीक्वेंशियल डिजाइन, ये तमाम हमने डिस्कस की। Right now in this session we will discuss about the different types of biases, biasness in the in the RCT, as well as the advantages and disadvantages or the limitation in the RCT. Okay, I'm going to add the students who are requesting to add into the session. Okay. So हम अब जाएंगे towards the different types of biases in the RCT. So we have two common biases in the RCT, and these are the selection bias, and as well as there can be the ascertainment bias. Now, what we mean by the selection bias and what we mean by the ascertainment bias, there are other different types of biases as well, which we'll be discussing in the next slide. But these are the two very common type of bias which occur during the randomized control trial conduction. सिलेक्शन बायस से मुराद ये है कि वहां पर जिन पार्टिसिपेंट को हम रिक्रूट करते हैं, जिनको हम अपनी स्टडी में शामिल करते हैं, वो उनकी रेंडमाइजेशन जो है ये सही तरीके से हमने नहीं किए। सो वी कैन से दैट improper randomization. Now what we mean by the improper and proper randomization, आप अगर उसकी किसी की इस बेस पर रेंडमाइजेशन करते हैं कि जो जनवरी से जून तक जिनके डेट ऑफ बर्थ हैं या जिनकी बर्थ हो गई वो एक तरफ एक्सपेरिमेंटल में जाएंगी, एंड जुलाई से दिसंबर तक वो एक्सपेरिमेंट कंट्रोल में जाएंगी। सो अगेन रेंडमाइजेशन तो है, बट दिस इज इम्प्रॉपर रेंडमाइजेशन। इसी तरह जो है हॉस्पिटल बेड नंबर पर, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर पर, इस तरह बर्थ ईयर के बेस पर, ऑड और इवन के बेस पर, या इस तरह की नंबर्स के बेस पर कि जो इस पर जो जितनी भी ये रेंडमाइजेशन होगी तो इम्प्रॉपर रेंडमाइजेशन जो है कंसिडर की जाएगी। और वहां पर जो इम्प्रॉपर जो सिलेक्शन टीम मेंबर्स आएंगे वो सारे के सारे इसमें गलती होगी। इसी तरह दूसरी जो हमसे अक्सर होती है कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में कि हम वहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन शो करते हैं, लीनियरिटी शो करते हैं। सपोज इफ समवन हैव सम कैरेक्टरिस्टिक विच इज इन द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, और उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, यानी सपोज हमने 60 ईयर इज द मैक्सिमम एज हमने रखा है और हम 62 63 वाली ईयर वाले बंदे को भी जो है वो इंक्लूड करते हैं अपनी आरसीटी में, तो ये भी सिलेक्शन बायस है। सो इट मीन अगर यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, उसकी वायलेशन हो रही है, या सही रेंडमाइजेशन नहीं हुई है, या रेंडमाइजेशन के बगैर हमने किसी को इंक्लूड किया है without reporting that case, so it will be considered as the selection bias. Ascertainment bias उसको कहते हैं when there is problem in the reporting or problem in the assessing of the patient. अगर सपोज एक बंदा एक पेशेंट को असिस्ट कर रहा है और वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक्चुअल एग्जामिनेशन डेटा जो है उसके बजाय कुछ और वो प्रेजेंट करे, यानी उसमें वो फेब्रिकेशन करे या फॉल्सिफिकेशन करे, तो इन दोनों केसेस में जो है इट विल बी कंसिडर्ड एज ascertainment bias. एक जो सोल्यूशन है कि ब्लेंडिंग जो है दैट कैन रिड्यूस दिस ascertainment bias टू सम एक्सटेंट, बट इफ अगर जो असिस्टर है अगर वो करना चाहते हैं तो हर सूरत में कर सकता है, बट स्टिल द ब्लेंडिंग इज वन ऑप्शन थ्रू विच वी कैन कंट्रोल दिस biases in the RCTs. Now we have different types of biases in the RCT. They can be divided into three groups. They can be occurred just before the start of the trial, known as the pre-trial bias. They can be occurred during the trial, यानी जब ट्रायल जारी हो उसके दरमियान भी बायस हो सकती है। इसी तरह आफ्टर द ट्रायल, यानी जब ट्रायल हमारी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो बायस होगी वो उसको हम कहेंगे पोस्ट ट्रायल या आफ्टर ट्रायल बायस।
ये जो प्री ट्रायल बायस है ये अमूमन हमारे तब होती है जब हम ट्रायल की प्लानिंग करते हैं। ये ड्यूरिंग द ट्रायल बायस अमूमन तब होती है जब हम ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ट्रायल हमारी जारी रहती है। और ये दोनों जो साइटेशन बायस एंड कंफाउंडिंग ये तब होती है when we are going to publish the data या we are going to analyze the data। एक एक को डिस्कस करते हैं कि what we mean by the each selection bias। अब फ्लैट स्टडी डिजाइन का मतलब है कि देयर इज इनएडिक्वेट मेथड और स्ट्रक्चर व्हिच लीड टू द अनरिलायबल रिजल्ट। मिसाल के तौर पर यहाँ पे स्टडी डिजाइन में हमने कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं लिया है या हमने कोई इम्प्रॉपर रेंडमाइजेशन यूज की है, सो दैट विल बी काउंटेड एज द फ्लैट स्टडी डिजाइन। सिलेक्शन बायस तो ऑलरेडी हमने यूज कर दिया है, डिस्कस कर दिया, लेकिन एक चीज इन दोनों में रेंडमाइजेशन प्रोसेस और इंक्लूजन क्राइटेरिया में ऐड कर दें कि जब बेस लाइन पे वहां पे दोनों ग्रुप्स जब वो अनइक्वल बेस लाइन अनइक्वल कैरेक्टरिस्टिक के साथ हो, यानी वहां पर बेसलाइन सिमिलरिटी ना हो, इसको भी जो है आप सिलेक्शन बायस में डाल सकते हैं। सपोज एक ग्रुप में जो है सिवियर पेशेंट है, दूसरे में जो है इनिशियल स्टेज वाले पेशेंट है, तो अमूमन दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे। तो ये जो सिलेक्शन हमने किए हैं द पार्टिसिपेंट इन बोथ ग्रुप्स, दिस इज नोन एज द सिलेक्शन बायस। चेंजरिंग बायस उसको कहते हैं कि जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं और उसमें किसी एक पेशेंट को उसकी डिजीज के बेस पर आप एक किसी खास ग्रुप को भेज देते हैं। मतलब ये कि आप सपोज एक बंदा है वो बहुत बीमार है और वो सिवियर टाइप का, और आप उसको एक्सपेरिमेंटल के बजाय कंट्रोल में भेज देते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटल में सिर्फ आप उन लोगों को भेजते हैं जिनमें डिजीज की सिवियरिटी इतनी सख्त नहीं होती। तो ये चेंजरिंग बायस होता है, यानी व्हेन यू assign a group to a patient on the basis of their characteristic, on the basis of their disease indicator, on the basis of their disease stage, so it will be called as the channeling bias। यानी सपोज एक सख्त बीमार वाले बंदे को आप एक ग्रुप दे रहे थे और थोड़े से कम सिम्टम के साथ वाले को दूसरे ग्रुप में आप भेज देते हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द चैनलिंग बायस। अब फिर इस तरह ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो गलतियां अक्सर हो जाती हैं उसमें सबसे पहले इंटरव्यूअर बायस है, क्रोनोलॉजी बायस है, रिकॉल बायस है, ट्रांसफर बायस है, मिसक्लासिफिकेशन, एक्सपोजर और आउटकम एंड परफॉर्मेंस बायस है। अब इंटरव्यूअर बायस से मुराद क्या है? इट इट ये दिस बायस अकर्ड when there is influence from the interviewer's behavior or expectation, और उसी एक्सपेक्टेशन और बिहेवियर की वजह से जो है वहां की जो रिस्पांस है वो बायस रिस्पांस आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप किसी से क्वेश्चन करते हैं और वो लीडिंग क्वेश्चन करते हैं जिसमें उस क्वेश्चन में आंसर के क्लू दे देते हैं, so obviously you are helping the participant to answer that question, so again this type of biasness will be called as the interviewer bias। chronology bias से मुराद ये है कि when some external time related changes that affects the outcomes, uh, for example we can say that when there is some changes that are brought in care standard during a long study, during the study, so चूंकि ये implementation के दौरान ही होता है, that's why such will be called as the chronology bias। chronology bias तब भी होती है when we report the different with different order of sequence and which actually they are, या हम वहां पे जो इनकी अकरेंस है इवेंट्स की सीक्वेंस हो उसको हम चेंज कर दे, सो दैट विल बी कॉल्ड इज आल्सो कॉल्ड एज द chronology bias। रिकॉल बायस कहते हैं कि when there is a difference in the accuracy of participant memory, या सिंपल वर्ड्स में आप इस तरह कह सकते हैं कि आप एक पार्टिसिपेंट से कुछ पूछते हैं और वो उसको सही तरीके से पास्ट के बारे में याद ना हो और वो अपनी तरफ से कुछ एडिशन करके या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो है वो अनइंटेंशनली कुछ चीजों को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, कुछ चीजों को वो चेंज कर लेता है जस्ट बिकॉज उनको याद नहीं है, तो ऑब्वियसली वो गलत इंफॉर्मेशन आपको देगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेमोराइजिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स, एक्चुअल इवेंट। तो बिकॉज ऑफ जस्ट फॉरगेटफुलनेस जो वो गलत बयानी करेगा आपके साथ, इनको याद नहीं है तो कुछ चीजों को चेंज करके बताते रहता है, कुछ चीजों को ऐड करके बताते रहता है, कुछ चीजों को बिल्कुल बताता ही नहीं जस्ट बिकॉज उसको याद नहीं है। तो इन तमाम को कंबाइनली वी कैन कॉल एज रिकॉल बायस। नाउ व्हाट इज द ट्रांसफर बायस? ट्रांसफर बायस तब होती है कि ड्यूरिंग द स्टडी, स्टडी जारी है लेकिन दोनों ग्रुप्स, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है एक कंट्रोल ग्रुप है,
दोनों में ड्रॉप आउट जो है ये अनइक्वल होती है। सपोज एक ग्रुप में सिर्फ 2 बंदे ड्रॉप आउट है, दूसरे में 12 बंदे ड्रॉप आउट है। तो ये जो अनइक्वल ड्रॉप आउट रेट है या लास्ट टू फॉल अप है विद इन द टू ग्रुप्स, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द ट्रांसफर बायस। और अब इसकी जब यहाँ पे एक ग्रुप से कुछ ज्यादा लोग निकल रहे हैं, दूसरे से कम निकल रहे हैं, तो इसका एक एक मतलब ये भी हो सकता है कि दैट स्पेसिफिक ग्रुप may have some potential difficulties, some potential negative aspects, जिसकी वजह से लोग निकल रहे हैं, या तो एडवर्स इफेक्ट है, या इरिटेशन फ्रॉम द ट्रीटमेंट है, या द बिहेवियर ऑफ द रिसर्चर है, बिहेवियर ऑफ द थेरापिस्ट है, तो कुछ भी वहां पर हो सकता है। सो दैट शुड बी आइडेंटिफाइड दैट व्हाई देयर इज टू मच last to fall of the drop out from one group then as compared to the other group. Next is the misclassification of the exposure or the outcome. So इसका मतलब है कि when we have the incorrect labeling of intervention or result, for example, when we have the wrong diagnosis for the treatment recorded, so in that case we have misclassified them, so that will be simply known as the misclassification of the exposure or outcome. परफॉर्मेंस बायस तब होता है, ये अक्सर जो ट्रीटमेंट देता है उनसे ये गलती होती है कि वो जो मॉनिटरिंग करता है वो अनइक्वल मॉनिटरिंग करता है, या वो जो ख्याल रखता है वहां पर जो उसको केयर करता है, तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कुछ ज्यादा ही केयर कर देता है और कंट्रोल को जो है वो इतना केयर नहीं करता। तो ये जो अनइक्वल केयरिंग कैपेसिटी है ऑफ दैट थेरापिस्ट टू बोथ ग्रुप्स, दैट इज नोन एज द परफॉर्मेंस बायस। तो ये जो डिफरेंस इन केयर और अटेंशन बिटवीन द ग्रुप्स आती हैं, इसको परफॉर्मेंस बायस कहा जा सकता है। और अमूमन जो है ये ट्रीटमेंट ग्रुप, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसको ज्यादा केयर दी जाती है, उनकी एडवर्स इफेक्ट ज्यादा जो है उस रिपोर्ट की जाती है, मतलब तवज्जो के साथ रिकॉर्ड की जाती है। एक सोल्यूशन इसके लिए है कि अगर हम ब्लैंडिंग करें और थेरापिस्ट को ये नहीं पता कि इसमें से कौन सा ट्रीटमेंट जो वो दे रहा है वो एक्सपेरिमेंटल है और कौन सा कंट्रोल है, तो इससे काफी हद तक परफॉर्मेंस बायस हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं टूवर्ड्स द post-trial bias, yeah, we can say that, which occur during the publications of that thesis of article or that research or during the analysis. So सबसे पहले जो है, this is the citation bias. Now what does it mean? Citation bias means the selective referencing of positive studies. आप ऐसी studies अपनी स्टडीज में इंक्लूड करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्ट दे देते हैं, जो स्टडीज की इफेक्टिवनेस बयान करती हैं, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव सिग्निफिकेंट रिजल्ट देते हैं, while not citing those studies जो एडवर्स रिपोर्ट करते हैं, जो उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दी हैं, सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं दिए हैं, तो आप जो है अपनी हाइपोथेसिस को साबित करने के लिए और खुद एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप एक खास कंसेप्ट वाली, खास कंक्लूजन वाली रेफरेंसेस को सिर्फ साइट करते हैं और बाकी स्टडीज को आप इंक्लूड नहीं करते। सो दैट विल बी कॉल्ड एज द साइटेशन बायस। और अमूमन ऐसे होते हैं कि जो नेगेटिव स्टडीज, जो नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, उनका अमूमन या तो बिल्कुल इंक्लूड ही नहीं किया जाता, या बहुत कम जो है इनको इंक्लूड किया जाता है। द लास्ट but not the least that confounding, which is actually the हमारे साथ होती हैं ड्यूरिंग द ट्रायल, इसको समटाइम्स जो है हिडन वेरिएबल भी कहा जाता है, इसको हिडन वेरिएबल भी कहा जाता है, बिकॉज ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो दैट इफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपोजर एंड आउटकम, या इंटरवेंशन एंड आउटकम, और ये इट चेंज द रिजल्ट, इट रिजल्ट्स को चेंज कर लेता है। प्रॉब्लम तब होती है व्हेन इट इज नॉट इन द माइंड ऑफ द, इन द नॉलेज ऑफ द रिसर्चर। और बड़ी प्रॉब्लम तो तब होती है कि जब वो नॉलेज में तो आ जाता है रिसर्चर्स की, लेकिन वो उसको रिपोर्ट नहीं करता, इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, तो ऑब्वियसली फिर वहां पे जो रिजल्ट्स होंगे वो बायस रिजल्ट होंगे। इसके सिंपल मिसाल में आपको ये दे देता हूँ, एक रिसर्चर है, वो स्टडी कर रहा है कि वेट को किस तरह रिड्यूस करे, और वो उनकी ट्रीटमेंट दे रहा है, उसको कोई डाइट पे डाल रहा है, प्लस उसको कुछ एक्सरसाइज प्लान भी है। लेकिन ये बंदा जो जिस ग्रुप में है और जो डाइट उसके लिए बनाया गया है, उस डाइट की बिल्कुल वायलेशन करता है, ये अपनी एक्स्ट्रा फूड चुपके से ले लेता है,
और एट द एंड रिजल्ट आ जाता है कि देयर इज नो सच पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस डाइट प्लान एंड दिस एक्सरसाइज प्लान। अब एक्चुअली इसके पॉजिटिव रिजल्ट है, लेकिन इस बंदे ने तो वायलेशन की है, और इसलिए ये जो है बस रिजल्ट दे सकते हैं। या इनकेस आप डाइट प्लान जो है इस पर बना लेते हैं, लेकिन साथ साथ वो कुछ मेडिसिन ले लेता है वेट रिडक्शन के लिए, जिसकी वजह से उसका वेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, और आप इनमें रिजल्ट्स बना लेते हैं कि दिस डाइट प्लान हैज अ वेरी पॉजिटिव रूल इन द वेट रिडक्शन। एक्चुअली देयर इज नो सच पॉजिटिव रूल। उसका जो वहां पे weight reduction, that was just mainly because of those drug effects जो उसके weight reducing drugs ले रहे थे, मेडिसिन ले रहे थे। तो इसलिए इन चीजों को कंट्रोल करना ये बहुत जरूरी होता है। न सिर्फ आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, बल्कि इसको कंट्रोल करना, और अगर एलिमिनेट हम नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत हम इसको कम कर सकते हैं। So these were some types of the major sources bias in the clinical research, specifically in the RCT. अब आते हैं towards the last topic, the advantages and limitation of RCT. So what are the advantages? This RCT study design जो है, that provide us and that allow us a rigorous evaluation of a single variable in a defined patient group, and that single variable might be a treatment effectiveness or a single outcome. Potentially eradicates biases by comparing two or more identical groups. It also provides us the opportunity to do the meta-analysis. Meta-analysis क्या है? This is the statistical result just apply करते to combine the result of many RCTs to have a single result is known as the meta-analysis. We have some limitation of the RCT as well, and the most important, the most common is the external validity. And what we mean by external validity? External validity is the confidence when someone have in generalizing the results of an RCT on the population. So जरूरी नहीं है कि आप जो रिजल्ट आप देख रहे हैं और वो अपने पॉपुलेशन पर अप्लाई कर वही रिजल्ट दें, और अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए, दैट इज कंसिडर्ड एज द एक्सटर्नल वैलिडिटी। Another limitation is the patient recruitment. अक्सर हमें सही तरह की जो पेशेंट जो हमें नहीं मिलती और अमूमन हमसे unintentionally selection bias हो जाती है। So patient recruitment is one of again the biggest limitation of the RCT, and we should have proper time, give proper time for the patient recruitment, क्योंकि हमारे patient जो है selection bias के बगैर अगर हैं तो obviously हमारे result जो है they will be unbiased. Another limitation or disadvantage आप कह सकते हैं, this is the attrition or simply attrition bias कहा जा सकता है। ये तब होता है when RCTs they are based on the statistical laws of probability, the research and accurate calculation on the required sample size, लेकिन वहाँ पे इतनी ज्यादा ड्रॉप आउट हो जाते हैं कि फिर जो है जो स्टेटमेंट उसने बयान की है वो उसको सपोर्ट सही तरीके से नहीं कर रहा। सो सिंपल मानो में आप कह सकते हैं कि attrition price तब होते हैं when there is huge number of dropout. अमूमन जो है ये 85% of the full attendance जो है ये जो है वहां पे जरूरी होता है। Some other limitation of the city is that can be very expensive and time consuming, obviously, and often have too patient or too short time for the treatment, or maybe some studies may lacking the follow period. Some studies may have the imperfect randomization, जैसे हमने पहले बयान किया कि वो improper imperfect randomization से मुराद क्या है, and sometimes some eligible patients जो हैं they are not randomized, या some ineligible patient they are randomized। दोनों में होते हैं कि जो एलिजिबल पेशेंट है उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया के मुताबिक तो इनको रिक्रूट किया गया है, बट उनको रेंडमाइज नहीं किया जाता, बगैर रेंडमाइजेशन को ऐड किया जाता है। क्या रेंडमाइजेशन तो इसकी तो की जाती है, लेकिन उनकी सिलेक्शन जब होती है तो उसमें देयर इज सम वायलेशन ऑफ द सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती है, और इस लिमिटेशन की वजह से अक्सर द रिजल्ट जो है उनकी एक्सटर्नल वैलिडिटी कम हो जाती है। इसको हम उस तरीके से जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर इस लिमिटेशन को हम कंट्रोल करते हैं, उस पर काबू पा लेते हैं, सो देन ऑब्वियसली इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है, जनरलाइजेबिलिटी जो है, ये ऑब्वियसली बहुत बेहतर हो जाएगी। So that was all about the different types of bias in the RCTs as well as the advantages and limitation of the RCTs. Thank you so much to all of you.
and not to, they simply have to say